Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to another live class of chemistry second year. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं और वो है आपके पास अक्यूरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स कि अल्कली मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वेरी रिएक्ट अच्छा देखो अक्यूरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स पे बात की जाए तो अक्यूरेंस कहाँ होती है इनकी। तो वैसे तो ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं वेरी रिएक्टिव फाउंड इन वैरायटी ऑफ कंपाउंड, यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते बल्कि ये कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे सोडियम, अच्छा इनमें इनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड जो होते हैं बहुत अबंडेंट होते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज़्यादा तादाद में मिलते हैं हमें, जबकि सीजियम के कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही रेयर मिलते हैं। और इसके अलावा फ्रेंशियम आपको पता है रेडियो एक्टिव भी है और बहुत ट्रेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो फ्रेंशियम मौजूद होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स की अगर हम बात की करें कि भाई हम इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी आपको एक कंपाउंड तो मिल गया अल्कली मेटल का, वो सॉल्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ओर्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, तो अब उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। तो हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट लाइक क्लोराइड, यानी इनके जो सॉल्ट होते हैं, इनके जो साल्ट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उनकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। फ्यूज का मतलब ये है कि उनको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए कि वो फ्यूज हो जाए, यानी वो आपके पास क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम पर बात करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम आज जो है वो हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम जो की जाती है वो की जाती है डाउन्स प्रोसेस के जरिए, और डाउन्स प्रोसेस के जरिए जो है वो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम करते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय डाउन्स प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के जरिए जो है वो हम सोडियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट आगे अगर फर्दर इस प्रोसेस के प्रिंसिपल पे बात की जाए तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। डाउन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज और मोल्टेन NaCl, यानी जो फ्यूज और मोल्टेन NaCl होती है उसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में हम क्या करते हैं, सोडियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास डाउन प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, सोडियम का सॉल्ट ले रहे हैं और यहाँ पर जो सोडियम का हम सॉल्ट जो यूज़ करते हैं वो कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम NaCl, और ये इसकी मोल्टेन फॉर्म होती है, यानी मोल्टेन का मतलब उसको हम मेल्ट कर देते हैं और फ्यूज का मतलब ये है कि इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि वो पिघली हुई हालत में आ जाता है, फ्यूज फॉर्म में आ जाता है। रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं इसमें वो दो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, पहला रॉ मटेरियल होता है सोडियम क्लोराइड और दूसरा जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड। तो दो रॉ मटेरियल जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा सोडियम क्लोराइड तो आपने यूज किया क्योंकि सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम मिलेगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है, उसकी क्या रीजन है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करने का पर्पस होता है टू डिक्रीज फ्यूजन टेम्परेचर टू अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए फ्यूजन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन टेम्परेचर। तो आप देखें हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। जब कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी ऐड होती है। जब भी किसी भी चीज में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका फ्यूजन का टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर भी आपने क्या किया, यहां पर हमने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया, यानी इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। तो जब आप इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो जो फ्यूजन का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। अच्छा कितना डिक्रीज होगा, देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अच्छा अब इस टेम्परेचर पर, यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर है, इसको हम कम करते हैं, कितना कम करते हैं, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। कितना लेके जाते हैं, यानी इसको हम कम करके, यानी इसको जो हम कम करते हैं वो करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। कितना लेके जाते हैं, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्यों किया जाता है, यानी ये मेल्टिंग फ्यूजन टेम्परेचर क्यों कम किया जाता है, उसकी रीजन ये है कि एट दिस टेम्परेचर NaCl, यानी जो आपके पास इस टेम्परेचर पे NaCl एंड सोडियम फॉर्म अ मेटालिक फॉग इन द कंटेनर व्हिच इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। यानी अगर आपका टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इस टेम्परेचर पर सोडियम और
सोडियम और सोडियम क्लोराइड आपस में जो है वो एक मेटालिक फॉग बना देंगे, और जब ये मेटालिक फॉग बनाएंगे यानी आपस में मिलकर एक फॉग टाइप बना देंगे, तो जब ये फॉग बन जाएगी तो अब सोडियम को सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब सेपरेट नहीं कर सकते, तो अब जब सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि सोडियम जो होता है उसका सोडियम इज वॉलेटाइल एट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, कि भाई सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर सोडियम का टेम्परेचर 801 ही रहने दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर कम कर दें, यानी देखें एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर सोडियम भी मौजूद है, सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है, हमने क्या किया, यानी सर आपने सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर कम कर दिया, यानी वो आपके पास मेल्ट हो गया, और जब वो मेल्ट होगा तो सोडियम जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। यानी अब जो फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीज हैं, यानी दो लिक्विड आपस में मिक्स किए हुए, तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दो और दूसरा आपका जो है वो लिक्विड की फॉर्म में रहे, तो अब दोनों को सेपरेट करना आसान है। तो यहां पर भी स्टूडेंट, यानी सर यहां पर भी हमने कुछ यही काम किया, यानी सर जो आपके पास 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि सोडियम जो बनेगा इस सेल के अंदर और जो सोडियम क्लोराइड मौजूद है वो दोनों आपस में मिलके एक फॉग बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटालिक फॉग। क्या कहते हैं? मेटालिक फॉग कहते हैं। अब क्या होता है, यानी सर ये जो आपके पास मेटालिक फॉग होती है, अब जब ये फॉग बनेगी तो अब सोडियम को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम ये निकालते हैं कि हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। यानी सर जब आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो आपने क्या किया, इंप्योरिटी ऐड कर दी। जब भी किसी भी चीज में इंप्योरिटी ऐड की जाती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बट सोडियम स्टिल सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसका जो वॉलेटाइल टेम्परेचर होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, एक सोडियम है जो सॉलिड फॉर्म में है, और एक सोडियम क्लोराइड है जो कि किस फॉर्म के अंदर है, जो कि आपके पास फ्यूज फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है? फ्यूज फॉर्म के अंदर है, यानी आपने उसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया कि वो फ्यूज हो गया। तो अब दोनों को सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। तो अगर ये रीजन पूछी जाए तो ये रीजन बता दीजिएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ only NaCl, a mixture of NaCl and calcium chloride is electrolyzed in down cell. The melting point of this mixture is 600 degree centigrade. At 600 degree centigrade, no metallic fog is formed. वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करने से क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज 600। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 600, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर नो मेटालिक फॉग इज फॉर्म, यानी वो जो मेटालिक फॉग फॉर्म होनी होती है सोडियम क्लोराइड की और सोडियम की, वो फॉर्म नहीं होती। कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो कंपोजिशन में आपके पास जो NaCl होता है वो 42% लिया जाता है, और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो हम यूज करते हैं 58%। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ आयरन, यानी रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है आयरन का बना हुआ। डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ आयरन। इनसाइड ऑफ द टैंक इज लाइंड विद फायर ब्रिक्स। अच्छा, कंटेनर के अंदर वाली जो साइड होती है वहां पर फायर ब्रिक्स लगा दी जाती हैं। अब फायर ब्रिक्स जो है वो यानी वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जो आपका जो कंटेनर जो आयरन का बना हुआ है वो मेल्ट ना हो जाए इटसेल्फ, ताकि हम देखें, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना होगा सेल के अंदर। तो सेल तो बना हुआ है आयरन का, लेकिन आयरन के अंदर आपने जिस तरह भट्टी के अंदर आपने देखा होगा, तंदूर के अंदर जो है वो मिट्टी की जो है वो लेयर लगाई जाती है, वो क्या करती है, वो हीट सेंसिटिव होती है, वो हीट को क्या करती है, रोकती है। इसी तरीके से आपने अंदर क्या कर दिया, फायर ब्रिक्स लगा दी। फायर ब्रिक्स लगाने से क्या हुआ, फायर ब्रिक्स लगाने से ये हुआ कि आपके पास जो कंटेनर होगा जो आयरन का बना हुआ है वो आपके पास मेल्ट नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो एनोड इज अ ग्रेफाइट रोड which projects centrally up through the base of the cell। अच्छा, एनोड जो होता है ग्रेफाइट का बना होगा, सेल के सेंटर में जो होगा वो लगा हुआ होगा, अभी हम देखेंगे डायग्राम में। जबकि कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन का एक रिंग होता है विच सराउंड द एनोड, यानी एनोड के दोनों तरफ जो है वो क्या लगा हुआ होता है, कैथोड लगा हुआ होता है। यानी कैथोड आयरन का बना हुआ है और एनोड किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है।
The anode and cathode are separated from each other by cylindrically iron gauze diaphragm so that sodium and chlorine gas are kept apart. यानी वो कह रहे हैं कि हमने कैथोड को, यानी सर कैथोड और एनोड को हम एक आयरन गॉस के जरिए जो है सिलेंड्रिकल आयरन गॉस की आयरन की जालियों से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसकी वजह ये होती है ताकि जो सोडियम बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? यानी सर यहां पर हमने ये बात बताई है फिफ्थ पॉइंट पर, यानी सर फिफ्थ पॉइंट में यहां पर ये मेंशन है कि जो एनोड होगा और जो आपके पास कैथोड होगा उनको हम सेपरेट करने के लिए सिलेंड्रिकली आयरन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। आयरन गॉज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। A bell-like hood is submerged over the anode. अच्छा, एनोड के ऊपर जो है वो एक बेल लाइक हुड जो है वो लगा हुआ होता है, और ये हम डायग्राम देखते हैं इस सेल की। तो स्टूडेंट ये आपको जो है वो पूरी की पूरी डायग्राम नजर आ रही है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से जो है वो हम सेंटर से जो है वो इस डायग्राम का स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेफाइट का एनोड कहाँ है। ये देखिए ग्रेफाइट का जो एनोड है ये कहाँ पर लगा हुआ है, ग्रेफाइट का ये आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वो ये आप सेंटर में देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का, ये पूरा का पूरा जो है वो एनोड है। और एनोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। और एनोड को आपने इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा वाला टर्मिनल दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है। इस सेल को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी सर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड से कनेक्ट करते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वो एनोड हो गया, जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो आपको रिंग शेप में जो आपको नजर आ रहा है, ये रिंग शेप में आयरन का क्या है, ये आपके पास रिंग शेप में आयरन का कैथोड है। क्या है आपके पास, कैथोड। तो स्टूडेंट यहां पर आपको कैथोड भी नजर आ रहा होगा। ये जो आपके पास रिंग शेप के अंदर जो बने हुए हैं ये आपके पास क्या है, कैथोड है। तो कैथोड जो है वो दोनों तरफ लगा हुआ है, यहां पर भी कैथोड लगा हुआ है और यहां पर भी क्या लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है। अच्छा, कैथोड भी हो गया। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा होगा कि आयरन का जो बॉक्स है, उस आयरन के बॉक्स में अंदर जो है वो आप क्या, यानी आयरन के बॉक्स में लाइन किया हुआ है उसको विद फायर ब्रिस्क। फायर ब्रिस्क से हमने क्या किया हुआ है, यानी उसको कोट किया हुआ है, अंदर जो है वो लाइन किया हुआ है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह हम बता चुके हैं, ताकि जो आपके पास आयरन की जो बॉडी है वो इट सेल्फ मेल्ट ना हो जाए, इसलिए उसको हमने यहां पर क्या किया हुआ है, लाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अच्छा, फर्दर आगे की तरफ चलते हैं। तो आयरन की ये आपको पाइप नजर आ रहा होगा, ये जो है वो रिसीवर है फॉर कैथोड का, यानी यहां पर सारा का सारा कैथोड जो होगा वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आयरन के पाइप से जाएगा ये। अच्छा, जो क्लोरीन एनोड पर आएगा तो आपने यहां पर जो है वो बेल लाइक हुड लगा हुआ है, ये इस हुड से वो होती हुई क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ पर आपके पास, उसको आप कलेक्ट कर लोगे कंटेनर में। ये यहाँ से फ्रेश सॉल्ट जो है वो ऐड किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड का। देखें, अब जब आप उसको सॉल्ट को ऐड करेंगे तो अंदर वाटर मौजूद है, फिर आप इसको जब स्टार्ट करेंगे सेल को, तो टेम्परेचर जो होगा वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा। जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा तो वहां पर सॉल्ट इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि वो सॉल्यूशन फ्यूज हो जाए। तो हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, हम यूजुअली जो यूज कर रहे होते हैं वो सोडियम क्लोराइड के साथ जो है वो हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, और उसकी रीजन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों जो है वो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड क्यों जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड यूज करने का वजह की रीजन एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी डिस्कस की है कि ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को, फ्यूजन टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो है वो अच्छा, यहाँ पर वायर गॉज के बारे में आपको नहीं बताया। ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास एनोड, ये कैथोड कंपार्टमेंट है, ये एनोड कंपार्टमेंट है। इन दोनों कंपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए आप आयरन का जो है वो आयरन गॉज का डायफ्राम बना के यहाँ पे लगाया जाता है, और ये डायफ्राम क्या करता है, ये डायफ्राम जो है वो दोनों कंपार्टमेंट को अलग अलग करता है, और इसके अलग अलग होने की वजह से जो आपके पास सोडियम होगा और जो क्लोरीन गैस होगी वो आपस में मिक्स नहीं होंगी, बल्कि वो अलग अलग जगहों पर कलेक्ट हो जाएंगे।
यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम फर्दर आगे चलते हैं। यानी सर यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन पे बात करी, ज़रा सा रिकॉल करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपके पास कैथोड जो होगा वो आयरन का बना हुआ है, एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। दोनों को अलग अलग करने के लिए आपने आयरन की गॉज जो है वो इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा इस सेल के अंदर जो है वो आप सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी डालते हैं। ये सेल जो है वो आयरन का बना होता है कंटेनर, और आयरन के साथ साथ इस आयरन बॉक्स को जो है वो लाइन किया होता है विद फायर ब्रिक्स के फायर ब्रिक्स इसलिए लगाई जाती है, उसकी लेयर इसलिए लगाई जाती है ताकि वो हीट सेंसिटिव होती है और आयरन जो है वो इट सेल्फ मेल्ट नहीं होता। अगर वर्किंग पे बात करें सेल की तो यानी सर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मॉल्टन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड, NaCl डिकम्पोज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयंस माइग्रेट टुवर्ड कैथोड व्हाइल क्लोराइड आयंस टुवर्ड द एनोड। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस सेल में, तो जो आपके पास मॉल्टन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, NaCl डिकम्पोज होता है सोडियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर। आपको मालूम है कि जो आपके पास जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। यानी सर सोडियम का जो आयन होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो क्लोराइड का आयन होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। द मॉल्टन सोडियम collects in the cathode compartment where it rises to the top and is tapped off by a pipe. Chlorine is collected at the anode. यानी जो मॉल्टन सोडियम होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे कैथोड पे, और जो आपके पास क्लोरीन होगी वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी? एनोड पे। केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन फ्यूज NaCl कंटेन्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। जो आपके पास फ्यूज जो आपके पास NaCl होता है उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, जो NaCl होगा जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, यानी जब आपने उसको हीट प्रोवाइड की, तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो आपके पास ब्रेक हो जाएगा सोडियम आयन में, और क्लोराइड आयन के अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पर बात करते हैं तो कैथोड पर आपको मालूम है कैथोड पे वो कैथोड नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन जाएगा। पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? सोडियम होता है। ठीक है। तो आपके पास सोडियम आयन माइग्रेट टू कैथोड वेयर दे आर रिड्यूस टू सोडियम। वहां पर जाके ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा सोडियम में। जैसे ये आप इक्वेशन देख रहे हैं कि सोडियम आयन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, ये जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। फर्दर एनोड पे क्या होगा? एनोड इटसेल्फ जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन आयन माइग्रेट टू दी एनोड, यानी वो एनोड की तरफ क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, और जब वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, क्लोरीन आयंस माइग्रेट टू दी एनोड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्लोरीन गैस, और वहां पर जाके वो क्लोरीन गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लोराइड आयन जो है, यानी जो आपके पास क्लोराइड का जो आयन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखें, क्लोरीन जो है वो डायटोमिक फॉर्म के अंदर होती है, इसीलिए क्लोरीन जो होगा वो सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि 2 क्लोरीन के एटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है। तो 2 क्लोरीन के एटम, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, यानी एक क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो 2 क्लोरीन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूज कर देगा, यानी यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा तो क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट होगा, और ये क्लोरीन का एटम अनस्टेबल होता है, इसलिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो सोडियम आयन ने क्या किया? सोडियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम मेटल बनाया। क्लोराइड आयन ने क्या किया? क्लोराइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन गैस बनाई। ठीक है। अगर यहां से इस इलेक्ट्रॉन को और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल आउट कर दें, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा कि 2 सोडियम के जो आपके पास आयन है और 2 क्लोरीन के जो आयन है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सोडियम मेटल में कन्वर्ट होते हैं, और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ यानी इस पूरे के पूरे रिएक्शन में हमने ये देखा कि सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो आपस यानी जो आपके पास एक्चुअली हमने लिया क्या, यानी इस सेल के अंदर आपने NaCl लिया, NaCl आयंस की फॉर्म में ब्रेक हुआ। जब वो NaCl आयंस की फॉर्म में ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो NaCl आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगा तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो NaCl आयंस की फॉर्म के अंदर जो है वो ब्रेक हुआ,
ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, आइंस ने माइग्रेट किया अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जो पॉजिटिव आइन था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, जो नेगेटिव आइन था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया। वहां पे जाके रिएक्शन हुए, कैथोड पे कैथोड पर रिडक्शन हुई, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई, और उसके रिजल्ट पे कैथोड में जो है वो आपको क्या मिलता है, कैथोड में सोडियम मेटल मिलेगा और एनोड पे आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। तो स्टूडेंट आखिर यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन, ये जो पूरा का पूरा डाउन प्रोसेस है कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो है वो कुछ रीजंस पूछी जा सकती हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैल्शियम इज आल्सो ऑब्टेन बट इट डज नॉट मिक्स विद सोडियम, एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सोडियम जो है वो कैथोड पे जाएगा क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आइन है, तो भाई वहां पर तो कैल्शियम आइन भी मौजूद है, उसे भी कैथोड पे जाकर डिपोजिट होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपस में वो दोनों मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखें, सवाल ये पूछा जा रहा है, यानी सर सोडियम अगर कैथोड पे जा रहा है तो भाई कैल्शियम को भी तो कैथोड पे जाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम भी तो पॉजिटिव आइन है। तो ठीक है, दोनों जाते हैं लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं। व्हाई? रीजन अगर आ जाए तो आप कैसे आंसर देंगे? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैल्शियम इज क्या कह रहे हैं यहां पर, यानी सर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैल्शियम इज आल्सो ऑब्टेन एट कैथोड बट सोडियम एंड कैल्शियम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज। वो कह रहे हैं कि इनकी डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, अपनी डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। डेंसिटी ऑफ सोडियम है 0.67। सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.67 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ml, एंड द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज मच हायर देन दैट ऑफ सोडियम, दैट इज 2.54 ग्राम पर सीसी। That is why they do not mix with each other. इस वजह से they do not mix with each other, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो अगर रीजन पूछी जाए कि भाई कैल्शियम भी होता है, वहां पर तो आपने कैल्शियम क्लोराइड भी डाला था, तो ये मिक्स क्यों नहीं होते हैं? तो आप बोलेंगे कि ये मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि कैल्शियम की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, सोडियम की कम होती है। तो जब ये एक कंटेनर में जमा होंगे तो कैल्शियम हायर डेंसिटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आपका जो सोडियम होगा वो ऊपर रहेगा, और वहां से हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इस सेल के डाउन प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं कि इसके जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ते हैं, चीप हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड, इसके रिजल्ट में आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है, यानी सोडियम और जो आपको सोडियम मिलता है वो प्योर होता है, इसमें कोई फर्दर इंप्योरिटी मौजूद नहीं होती। लाइक द सेम वे आपको जो क्लोरीन गैस मिलती है वो भी क्या होती है, प्योर होती है। क्लोरीन इज इंपॉर्टेंट रीजेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट जो है वो रिएजेंट है, इसको आप इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, जैसे मिसाल के तौर पर उसमें मैग्नीशियम जो है वो अपनी ओर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। ओर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ जो होंगे वो रॉकी मटेरियल्स भी होंगे, कुछ अर्थी मटेरियल्स भी होंगे। जब आप मादनियात को निकालते हैं तो प्योर मैग्नीशियम नहीं मिलता, बल्कि उस मैग्नीशियम के साथ कुछ दूसरे और एलिमेंट भी आपस में जो है वो मिले हुए होते हैं, उनके ऑक्साइड्स आपस में मिले होते हैं, उनके कार्बोनेट्स आपस में मिले होते हैं, तो उसको ओर्स बोलते हैं। तो मैग्नीशियम की कौन कौन सी ओर्स होती हैं? पहली ओर का नाम होता है कैडनालाइट। कैडनालाइट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। कैडनालाइट के बाद नेक्स्ट जो है वो मैग्नीसाइट है, जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3। नेक्स्ट वन इज डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गए मैग्नीशियम के तमाम की तमाम ओर्स। कैल्शियम की ओर्स में से कैल्साइट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। जिप्सम, ये भी एक फेमस ओर्स है, कैल्शियम जिसमें कैल्शियम के साथ सल्फेट मौजूद होता है और 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी मौजूद होते हैं। बेरियम की अगर ओर्स की बात की जाए तो बेराइट्स जो है वो, जिसको बेरियम सल्फेट कहा जाता है, और वाइटराइट जिसको बेरियम कार्बोनेट को वाइटराइट कहा जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो थी वो क्या थी, ओर्स थी। अब अगर बात की जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ये कि ये तो कंपाउंड की फॉर्म में ना, अब इनको एक्सट्रैक्ट तो करना होगा ना हमने, तो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज क्लोराइड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स।
यानी फॉलोइंग स्टेप, यानी यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ही परफॉर्म करते हैं। किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, देखिए पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो इनकी ओर्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं उनके क्लोराइड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट करते हैं, क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है, यानी फॉर एग्जांपल जो आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसको सबसे पहले आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के रिजल्ट में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप कार्बन और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो पहला स्टेप तो हो गया, हमने क्या किया, इसकी जो भी ओर थी उसको हमने क्लोराइड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी हमारा जो पहला टारगेट था वो ये था कि किसी भी तरीके से ओर को किस में कन्वर्ट किया जाए, उसकी क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर उस ओर को हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, आपको जिस तरह से हमने अभी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो वो आइंस में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। मैग्नीशियम आइन में ब्रेक होगा और क्लोराइड आइन में ब्रेक होगा। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, यानी मैग्नीशियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात की जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड इन सी वाटर में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके कुछ क्लोराइड जो हैं वो सी वाटर्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। जैसे फिर हम इनको सबसे पहले क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं इनके ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड जो है वो सी वाटर के अंदर जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म के अंदर होता है, तो हम इसको स्लैग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो स्लैग लाइम से रिएक्ट करवाने के रिजल्ट में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया है आपके पास, ये इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है, यानी ये जो रेड कलर में जो मैं कर रहा हूं ये इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर है। अच्छा, अब देखें, अब ये जो देखें, ये ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो आपके पास ग्रीन कलर में जो मैग्नीशियम क्लोराइड था ये सॉल्युबल फॉर्म के अंदर था। किस फॉर्म के अंदर था, वाटर, सी वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में था। तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, इसको हमने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया। जब आप हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप जब इस हाइड्रोक्साइड को हीट प्रोवाइड करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड आ जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया तो काम आसान हो गया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा तो फिर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या करोगे, कार्बन से रिएक्ट करवाओगे, कार्बन और क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे, वो अपने क्लोराइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। आपको क्लोराइड मिल गया तो आप इसकी क्या करोगे, पकड़ के इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे, इसको सेल में डालोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा, और मैग्नीशियम जो होगा वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और इस तरह आप मैग्नीशियम हासिल कर सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम को भी इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ही हासिल किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बैरियम होता है हमारे पास, बैरियम इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विद HCl एंड देन इलेक्ट्रोलाइज। तो स्टूडेंट, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इन सबको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये अपने कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो ओर्स को हम क्या करते हैं, ओर्स से अपने मेटल को हासिल करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी एलिमेंट मेटल है वो अपनी क्लोराइड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, क्लोराइड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर वो क्लोराइड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालेंगे। जब आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, और जब वो अपने आयंस में ब्रेक होगा तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और इस तरह से उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पर ही जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो क्लास लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सो मच फॉर द क्लास। अल्लाह हाफिज़। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर लें मुझसे, मैं ऑनलाइन हूँ और आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा।